जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम क्लास 10th की जो जियोग्राफी है उसका हम चैप्टर फर्स्ट रिवाइज करेंगे जो फॉर किसके लिए, जो भी 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उन सब के लिए। तो जैसे कि ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जो कि हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। दूसरा फिर चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। थर्ड चैप्टर चलेगा वाटर रिसोर्सेज। फिफ्थ जो फोर्थ चैप्टर चलेगा हमारा एग्रीकल्चर। फिफ्थ चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सिक्स चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सेवन चैप्टर डिस्कस करेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखिए, अगर हम क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये पांच चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंपेयर टू अगर हम सिक्स एंड सेवन्थ की बात करें। तो यहाँ से मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, यहाँ से मेनली मैप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री का जो चैप्टर थर्ड है ग्लोब मेकिंग अ वर्ल्ड, वहाँ से भी मैप क्वेश्चन मेनली नहीं, वहाँ से नहीं, जो हमारा सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, वहाँ से मैप के क्वेश्चंस कंपलसरी आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो वहाँ से मिल जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ से चैप्टर 6 एंड 7 से मिल जाएगा। तो इसमें अभी हम हमारा जो मेनली चलेगा वो हम रिवीजन करेंगे सिर्फ क्लास 10th की ही एग्जाम के लिए नहीं। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम में यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर 1 का, हम इसमें रिसोर्सेज की डिफिनेशंस की बात करते हैं कि रिसोर्सेज होता क्या है। देखिए, रिसोर्सेज की बात करें तो एवरीथिंग, हर एक वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर में क्या है, प्रेजेंट है, अवेलेबल है, और वो हमारी ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है और हमें सेटिस्फाई करता है और प्रोवाइड कराता है। इस टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, यानी कि जिसे हम टेक्नोलॉजी के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है, और जिसे हम कल्चरली क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कहलाता है रिसोर्सेज। अगर आपसे कोई डिफिनेशंस पूछता है, मतलब एग्जाम के अंदर में अगर आपसे रिसोर्सेज की डिफिनेशंस पूछता है तो आप ये वाली डिफिनेशंस लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंटरेक्शंस बिटवीन द नेचर एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपको इंटरेक्शंस देखने को मिलेंगे रिसोर्सेज, यानी कि अगर हम रिसोर्सेज के परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, नेचर भी इन्वॉल्व रहता है, टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व रहता है, और जो इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो संस्था होती है वो भी इसमें क्या रहती है, इंक्लूड रहती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमने रिसोर्सेज को किस किस तरीके से क्लासिफाइड कर रखा है। सबसे पहले हमने अगर रिसोर्सेज की बात करें तो एक नेचुरल रिसोर्सेज और एक ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने क्लासिफाइड कर दिया। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी किस किस पार्ट में डिवाइड किया है, रेनेबल रिसोर्सेज, नॉन रेनेबल रिसोर्सेज। रेनेबल रिसोर्सेज में आपका क्या आएगा, कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज, जैसे कि हवा है या पानी है, ये हमारे किस में आता है, रेनेबल रिसोर्सेज में आएगा। उसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें भी दो पार्ट में हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। पहला हमने डिवाइड कर रखा है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं जैसे फॉरेस्ट है, और दूसरा है हमारा वाइल्ड लाइफ। फिर अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक है रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसे हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे हमारा मेटल है, मेटल में जैसे हमारा आयरन है, आयरन को क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकल कर सकते हैं। स्टील हो गया, तो ये वो रिसोर्सेज है जिसे हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। नॉन रिसाइकल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसे हम एक बार से ज़्यादा दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोल की बात करते हैं, कोल एक बार जल जाने के बाद हम इसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। या हम अगर पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज होते हैं। फिर अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो इसको भी हमने क्या कर रखा है, दो क्लासी, यानी कि उसको भी दो पार्ट में हमने क्लासिफाइड कर रखा है। पहला है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस रिसोर्सेज। स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस मतलब जैसे कि जो भी बिल्डिंग्स है, डैम है, प्लांट है, फ्लाईवे, ब्रिज, ये सब भी हमारे लिए क्या एक रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर रहा है। फिर दूसरा आता है क्वांटिटी एंड यानी कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये हमारे आते हैं किसमें, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर में आते हैं। तो आप इस तरीके से भी क्या है, एग्जाम के अंदर में आप जो बाई चार्ट ग्राफ बना करके भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में भी हम क्या बात करते हैं, अलग अलग टाइप्स के डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिसोर्सेज है
बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो रिसोर्सेस ओरिजिन होता है उसके बेसिस पे बात करते हैं। पहला आता है हमारे पास बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा आता है अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें लिविंग थिंग्स के फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, बायो यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। जैसे अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट भी लिविंग थिंग्स में आती हैं, तो वो हमारे लिए बायोटिक रिसोर्सेज है। एनिमल की बात करते हैं, एनिमल भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स में काउंट होती है उनकी, और एनिमल्स को भी हम लिविंग थिंग्स में काउंट करते हैं, तो ये भी हमारे लिए किस में आता है, बायोटिक रिसोर्सेज में आता है। या ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन भी हमारे लिए क्या है, एक बायोटिक रिसोर्सेज है। क्यों, ह्यूमन बींग्स भी किस में आ रहे हैं, लिविंग थिंग्स में आ रही है। मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि जो बायोटिक रिसोर्सेज है वो हमें लिविंग थिंग्स से मिलती है, और अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो हमें कंपोज नॉन लिविंग थिंग्स से मिलती है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं रॉक्स, रॉक्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। या अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं, मिनरल्स हमारे लिए क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसे हम कहते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेक्सिबिलिटी। हेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, क्षय के आधार पे। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या हो जाता है, हिंदी में अगर हम जियोग्राफिकल शब्द में बात करें तो क्षय। ठीक है, तो इसके हिसाब से बात करें तो हमारे पास रिसोर्सेज दो टाइप्स के मिलते हैं, एक है रेनेबल रिसोर्सेज, दूसरा है नॉन रेनेबल रिसोर्सेज। रेनेबल रिसोर्सेज अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या होते हैं, ये हम इसको क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से फिर से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम सोलर पैनल हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, या अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं तो ये हम क्या कर सकते हैं, दोबारा इसका यूज हम कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, रेनेबल रिसोर्सेज हो जाता है। नॉन रेनेबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये वो होते हैं जिसको मेघ बनने के लिए काफी लंबा ज्योग्राफिकल टाइम लगता है बनने के लिए, और उसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं या फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, नॉन रेनेबल रिसोर्सेज हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे भी हमने क्या कर रखा है, जो रिसोर्सेज उसको क्लासिफाइड कर रखा है। तो इसमें जैसे आता है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इन इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसका कोई एक पर्सन या दो पर्सन क्या होता है, मालिक होता है। जैसे अगर हम जमीन की बात करते हैं या हाउसेस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस होता है, यानी कि इसका कोई जब किसी भी चीज का एक मालिक होता है, एक ही ऑनर होता है, ये दो आदमी क्या होते हैं इसके ऑनर होते हैं, वो हमारा होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो सबके लिए क्या होता है, एक्सेसिबल रहता है। जैसे अगर हम पार्क की बात करते हैं या ग्रेजिंग ग्राउंड की बात करते हैं या अगर हम बस स्टॉप की बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कम्युनिटी रिसोर्सेस हो गया। क्यों, क्योंकि ये सबके लिए एक्सेसिबल है। इन जो इंडिविजुअल रिसोर्सेस होते हैं वो उसी के लिए एक्सेसिबल होता है जो उसका ऑनर होता है, बाकी अदर पर्सन के लिए नहीं होते हैं वो। नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये बिलोंग करता है किससे, हम अपने नेशन से यानी कि राष्ट्र से, तो वो हमारा कहलाता है नेशनल रिसोर्सेज। अब जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं या मिनरल्स की बात करते हैं तो जंगल है, जंगल पे कोई अपनी एक कम्युनिटी राइट क्लेम नहीं कर सकती या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन राइट क्लेम नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज है वो किसके लिए, वो किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे नेशन से बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। तो जो नेशनल रिसोर्सेस होगा तो वो उस कंट्री की जो पीपल्स हैं उनके लिए क्या रहता है, वो एक्सेसिबल रहता है। कंट्री के सिटीजन्स के लिए हो गया या गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, एक्सेसिबल रहता है। अगर किसी कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, जब भारत मतलब गवर्नमेंट परमिट करती है तब जा करके वो क्या करते हैं, उसका यूज़ वहाँ से रिसोर्सेस निकाल करके यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होता है वो रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल बॉडीज़ के द्वारा, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, इसे रेगुलेट यानी कि कंट्रोल किया जाता है, संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे अगर हम ओशियनिक रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाता है। अब देखिए अगर हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करें, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि किसी भी कंट्री का ओशियन बॉडी के साइड, यानी कि अगर हम वाटर बॉडी की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कितना 200 न्यूटन माइल्स तक ही उसका राइट्स देखने को मिलेगा। उसके बाद वो किस में आ जाता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे ये हमारी कंट्री है, आपको पता ही होगा इस साइड क्या है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन। तो यहाँ से जो 200
माइल्स होंगे ना, यानी कि नॉटिकल माइल्स, तो यहीं तक हमारी कंट्री का क्या होगा, राइट्स होगा। इसके बाद ये क्या चला जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में काउंट होगा। तो इसीलिए अक्सर आप देखोगे जब भी आप इंडिया की पॉलिटिकल मैप खरीदोगे या फिजिकल मैप खरीदोगे, तो यहाँ पे आपको श्रीलंका का मैप फ्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो श्रीलंका आइलैंड है वो किस में आता है, हमारे 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर में आ जाता है। तो ये तो एक अलग नेशन है, लेकिन अगर हम बात करें तो उस कंट्री का भी अपना क्या होगा, वाटर बॉडीज के साइड 200 न्यूटिकल माइल्स होगा। तो आप ये याद रखिएगा। तो अगर हम ऑनरशिप की बेस की बात करें तो हमने 4 तरीके से हमने क्या कर रखा है, रिसोर्सेज को डिवाइड या क्लासिफाइड कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी हमने क्या कर रखा है कि 4 रिसोर्सेज पे हमने क्लासिफाइड कर रखा है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरा है स्टॉक एंड फोर्थ है रिजर्व। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रेजेंट तो है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अर्थ पे वो प्रेजेंट है, बट उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, यानी उसको उपयोग करने के लिए हमारे, यानी कि उपलब्ध तो है पर उपयोग में अभी प्रॉपर तरीके से नहीं लाया गया। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आपको विंड एनर्जी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया कौन सा रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलप रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका जो सर्वेक्षण और उपयोग है वो क्या है, स्टार्ट किया जा चुका है। तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाता है। अब स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, जिनके उपयोग के लिए हमारे पास अभी करंट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक। जैसे हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, यानी कि जब हम पानी का, यानी कि जो हाइड्रोजन है उसको जब हम फ्यूल के तरीके से यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, स्टॉक हो गया। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व का मतलब है कि हमारे पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल है, बट हम उसको क्या करते हैं, फ्यूचर की यूज़ के लिए हम उसको रख देते हैं। जैसे अगर हम वाटर इन रिजर्वायर की बात करते हैं, यानी कि जैसे जो जल है, जल का जो पानी है, अगर हम उसकी बात करते हैं वाटर इन रिजर्वायर, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक ऐसा रिसोर्सेस हो गया जिसको हमने क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, किसके लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए। होप सो आपको ये ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद देखिए रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले समझिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब ऐसे डेवलपमेंट की बात करते हैं जो बिना इन्वायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाए, और आने वाली जनरेशन्स के लिए जब हम रिसोर्सेज बचाने की बात करते हैं तो बैलेंस वे में, यानी कि डेवलपमेंट हमें नेचर्स के साथ बैलेंस लेकर के करने की बात करते हैं, तो वो हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैज़ द लीड ऑफ ग्लोबल इशू, यानी कि अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे जो अनलिमिटेड मात्रा में जो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, एक वर्ल्ड लेवल पे जो इशू है, मुद्दे हैं, उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो लीड करने का काम कर रहा है। जैसे अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि जो परत में छेद हो रहा है, उसकी बात करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं, तो ये सारी आज के टाइम पे क्या बन चुकी है, एक ग्लोबल इशू बन के मतलब एक ग्लोबल इशू बन गया है। तो इस पे एक कंट्री के द्वारा अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ज़रूरत है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी जो नेशंस हैं वो एक साथ मिल करके आए और इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन पे काम करे। तो देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनेशंस मिल जाएगी। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंपैरिजन फ्यूचर जनरेशंस। तो आप इस तरीके से डिफिनेशंस लिख सकते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया की बात करते हैं कि हमारी कंट्री में संसाधन की योजना के लिए क्या क्या स्टेप्स रखे गए थे। तो सबसे पहले हमने बात जो हमारा पॉइंट निकल गया था वो आइडेंटिफाई एंड इन्वेंटरी रिसोर्सेज सर्वाइविंग एंड मैपिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारी कंट्री के अंदर में रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए जो स्टेप्स उठाए गए थे कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री के अंदर में, जो भी संसाधन, उनको पहचान करना और उनका क्या करना, एक लिस्ट बनाना, उनको सूचित बनाना। फिर डेवलपिंग और स्ट्रक्चर विथ टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि योजना निर्माण करने के लिए जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है या जो भी रिसोर्सेस है उसके स्ट्रक्चर को क्या करना, डेवलप करना। मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्सेज की डेवलपमेंट है उसकी योजनाओं को इंटरनेशनली लेवल पे क्या करना, मतलब सॉरी इंटरनेशनली कह रहा हूँ, जो नेशनल लेवल पे क्या करना, उसको डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग लेकर के चला, यानी कि योजनाओं से मेल कराना। तो ये कुछ स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे किसके लिए, रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए।
फिर देखिए अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्सेज की तरीके से है। क्यों? क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं क्या करता है, फुलफिल करता है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर हमें किस पे देखने को मिलता है, लैंड पे ही देखने को मिलता है एग्रीकल्चर। जैसे हाँ, और जो भी हमें रिसोर्स मिलता है वो अर्थ की क्रस्ट पे मिलता है। तो अर्थ की क्रस्ट पे मिलने का मतलब क्या है कि वो लैंड पे मिल रहा है। तो लैंड हमारे लिए क्या हो जाता है, एक रिसोर्सेज हो जाता है। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं कि लैंड, अगर हम जो इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री में जो जियोग्राफिकली एरिया है वो कितना देखने को मिलेगा, 3.28 मिलियन मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर देखने को मिलेगा। फिर देखिए लैंड यूजेस की बात करते हैं तो लैंड यूजेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे अगर हम फॉरेस्ट लैंड की बात करते हैं, फॉरेस्ट लैंड वो लैंड होते हैं जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट यानी कि जंगल देखने को मिलेगा। तो वो एरिया हमारा क्या कहलाता है, फॉरेस्ट लैंड कहलाता है। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर अ कल्टीवेशन, यानी कि वो जमीन जो आज के टाइम पे हमारे लिए कल्टीवेशन के लिए नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं बर्न लैंड एंड लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि ऐसी बंजर जमीनें, यानी कि अगर हम जिसमें बंजर जमीन की बात करते हैं या जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं, जो हमारे लिए आज के टाइम पे क्या है, एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल मतलब यूजेबल अब नहीं रहा। तो जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि बर्न लैंड मतलब जो बंजर जमीन होते हैं। तो बंजर जमीन पे हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वो हमारे लिए नहीं रहता। तो इसलिए हम उसको किस में काउंट करते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की बात करते हैं, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आपको क्या है, ऐसे जमीन जो कि आज भी क्या है, कल्टिवेटेड से नहीं है, जैसे जिसमें हम क्या करते हैं, मेनली वहाँ पे प्लांट स्टैब्लिश करते हैं। तो वो एरिया हमारा, वो लैंड क्या कहलाता है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा फैलो लैंड एंड नेट स्नो एरिया। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारी कंट्रीज के अंदर में जो लैंड यूजेस है उसके बेसिस पे कैटेगराइज, मतलब जो लैंड है उसको हमने यूजेस के बेसिस पे क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूजेस, यानी कि ऐसे ऐसे फैक्टर जो कि आज के टाइम पे क्या करता है, लैंड यूजेस पे अपना इन्फ्लुएंस डालता है। जैसे अगर हम टोपोग्राफी की बात करते हैं, क्लाइमेट, सॉइल, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे लैंड यूजेस पे क्या करता है, अपने इन्फ्लुएंस डालता है। उसके बाद देखिए आता है हमारे पास लैंड डिग्रेशंस एंड कंजर्वेशंस। लैंड डिग्रेशंस का मतलब क्या होता है कि वो ज़मीनें जो आज के टाइम पे क्या हो जाती हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूजेबल नहीं होती हैं, या हम ऐसी बात करते हैं जो बंजर ज़मीनें टाइप में होती हैं। तो इसके काउजेस क्या क्या हैं, तो जैसे आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज निकालने के लिए डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम लार्ज स्केल पर पेड़ों की जब कटाई करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलता है, वो एक्टिविटी हमारे लिए डिफॉरेस्टेशन होती है। तो जब हम लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अब देखिए डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं हम, जैसे हम जो वहाँ पे लकड़ी काटते हैं वो मेनली हम किसके लिए काटते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, जो हमारे घर के अंदर में जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फर्नीचर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसके लिए लकड़ी की रिक्वायरमेंट होते हैं हम फॉरेस्ट से रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। या जो भी स्पोर्ट्स गैजेट्स बनाने होते हैं, जैसे बैट है, हॉकी है, इस टाइप की गैजेट्स बनाने के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने के लिए भी जो लकड़ी की रिक्वायरमेंट होती है वो हम कहाँ से पूरा करते हैं, फॉरेस्ट से करते हैं। तो आज के टाइम पे हम फॉरेस्ट से क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट पे क्या कर रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो इससे सिर्फ एक प्रॉब्लम निकल के नहीं आता है कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, नहीं, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो वाइल्ड लाइफ पे भी पड़ता है। वाइल्ड लाइफ के साथ साथ क्या होता है, हमारी जो इन्वायरमेंट है उस पर भी पड़ता है, क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए इन सब पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसको एब्जॉर्व करने में फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आज के टाइम पे जो लैंड है वो क्या होती जा रही है, डे बाय डे लैंड डिग्रेडेशन होती जा रही है। तो हम इसको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, तो कंजर्व करने के लिए अलग अलग मेथड है। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन के अपोजिट हम क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मात्रा है उसमें हम पेड़ पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए जो लैंडस्लाइड जैसी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जो डिजास्टर हमें देखने को मिलता है,
तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक रोल प्ले करता है डिफॉरेस्टेशन। अगर हम एफॉरेस्ट यानी कि एफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हम पेड़ पौधों को लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन है या हम लैंड स्लाइड है, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कंट्रोल प्लॉचिंग करके, यानी कि काउंटर प्लॉचिंग, यानी कि जो भी प्लॉचिंग किए जा रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंटर करके रोक लगा करके। शेल्टर बेल्ट ऑफ ट्रीज, यानी कि एक कतार में बहुत सारे ट्रीज को ग्रो करके, इस तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं, अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं डिग्रेडेशन होने से। फिर जो भी हमारे पास वेस्टेज है उसको हम प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ई वेस्ट की बात करते हैं, या अगर हम लैंड पॉल्यूशन की बात करते हैं, लैंड पॉल्यूशन, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आज हमें कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, लैंड डिग्रेडेशंस देखने को मिलता है। तो हम इन सब चीज़ को कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं, अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं सॉइल एज अ रिसोर्सेज। तो सॉइल हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि जो भी हम एग्रीकल्चर जैसी जो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हम किस पे करते हैं, सॉइल पे ही करते हैं। तो सॉइल के अंदर में जो फर्टाइल जो प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। हमें जो रिसोर्सेस मिलते हैं सॉइल्स में ही मिलते हैं। तो अगर हम सॉइल फॉर्मेशंस की बात करते हैं, तो सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक थ्रू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल फॉर्म होने के लिए क्या है, कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगते हैं। तो ये इसके फैक्टर्स होते हैं, किस किस प्रोसेस से हमें क्या देखने को मिलता है, सॉइल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर हम अपनी कंट्री के सॉइल्स के टाइप्स की बात करें, तो कितने टाइप्स के सॉइल्स पाए जाते हैं, जैसे एल्यूवल सॉइल है, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटरेट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो इन तरीके के 6-7 टाइप्स के क्या है, हमारी कंट्री में सॉइल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, एल्यूवल सॉइल की बात करें, तो एल्यूवल सॉइल काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, फर्टाइल होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के एरियाज में ये पाए जाते हैं। तो आप लोगों को एक काम कीजिएगा, ये जितने भी जो सॉइल्स है ना, ये किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, आप इसको मैप में मेंशन कर लीजिएगा। तब जाके ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कौन सी सॉइल किस किस स्टेट में पाई जाती है। तो जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका कौन कौन सा आता है, जैसे अगर हम पंजाब की बात कर लें, हरियाणा हरियाणा हो गया, और फिर जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको क्या है, एलिबल सॉइल्स देखने को मिल जाएगा। और इसकी फीचर्स क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। फिर अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, तो ये कॉटन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फाउंड इन जो डेक्कन एरिया होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, साउदर्न और ईस्टर्न इंडियाज में आपको देखने को मिल जाएगा। लैटरेट सॉइल की बात करते हैं, तो ये उस जगह पे देखने को मिलेगा जहाँ पे हाई रेनफॉल्स होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं। एग्रेट सॉइल की बात करते हैं, यानी कि जिसे हम रेत वाली मिट्टी भी कहते हैं, तो ये मेनली आपको कहाँ पे, राजस्थान में देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट सॉइल आपको हिली एरियाज में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक काम करना कि जो टाइप्स ऑफ सॉइल अभी हमने डिस्कस किए ना, इसके 2-3 पॉइंट आप मेन याद रखिए कि कौन से सॉइल पे कौन से क्रॉप्स ग्रो किया जाता है। पहला क्रॉप्स देख लीजिएगा। दूसरा कि इसके फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स का मतलब है इनमें कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो पाई जाती हैं। फिर आप देख लीजिएगा कि ये किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि लोकेशन। ये सारी चीज़ें आप क्या कीजिएगा, मैप में लोकेट करके लिख लीजिएगा। ये आपको क्या करेगा, क्विक रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का। इसमें हम बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। देखिए, सॉइल इरोजन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो मिट्टी होता है वो क्या होते हैं, एक सरफेस से कट करके क्या होता है, वो अलग हो जाता है। तो जब हम लॉस ऑफ टॉप सॉइल की बात करते हैं, तो उसे वो हमारा क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। तो इसकी भी बहुत से प्रोसेस मतलब ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। जैसे अगर हम तेज हवा जैसे बात करें, जैसे तेज हवा का चलना, या हैवी रेनफॉल की वजह से जो फ्लड्स आते हैं उसके वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। और टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स के सॉइल इरोजन होते हैं। पहला होता है गिली इरोजन, दूसरा होता है सीट इरोजन। गली इरोजन की बात, गली
इरोजन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है जब हम डीप कट्स यानी कि इसमें क्या होता है जब सॉइल्स जो होते हैं वो डीप काफ़ी ज़्यादा गहराई में क्या होने लगते हैं, कटने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं गिली इरोजन। सीड इरोजन का मतलब होता है इसमें क्या है, सॉइल्स के जो थिन लेयर्स होते हैं वो रिमूव हो रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं सीड इरोजन। और हम इसको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, जैसे अगर हम प्लॉचिंग की बात करते हैं उसको कंट्रोल करके, फिर जैसे सीढ़ीगढ़ खेती करके यानी कि जो हमारा स्टेप बाय स्टेप खेती चलता है जैसे ऐसे इस तरीके से करके। फिर हम बात करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी कि पट्टी फसल को क्या करके, क्रॉप्स को ग्रो करके, इसमें आप एफोरेस्टेशन भी काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड कि जो हमारा चैप्टर 1 था वो आपका कंप्लीट रिवाइज हो गया होगा। अगर ये आपको नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जैसे ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्लास 10 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के लिए या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आप फटाफट अपना नोट्स बना करके रिवाइज कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।